औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ नेशनल इंस्टीट्यूट में एक सरकारी सतह पर चलने वाले बच्चों के अस्पताल में एक अजब वाक़या रूनुमा हुआ कि इनक्यूबेटर के साथ एक बच्ची जलकर कोयला हो गई और उस पर नाअहली तस्लीम नहीं की गई। उस वाक़े को हादसा करार दिया गया। पहली बात तो यहां पर यह पेश आती है कि अगर आग लगी थी इनक्यूबेटर के अंदर तो फौरी तौर पर क्या उस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था जो कि आग बुझाने में अपना किरदार अदा कर पाता। लेकिन इस तमाम तर मामले के ऊपर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, यानी उनका पसंदीदा मशगला अपनाया गया और 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई जो कि इस तमाम तर इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद ये तमाम मामला ऐन गैन की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। NICH अस्पताल में इनक्यूबेटर पे जो बच्ची की हलाकत हुई उसके फौरन बाद खुर्रम शेर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कराची डिवीजन के सदर हैं, सिंध असेंबली के रुकन भी हैं। उन्होंने वहां का दौरा किया और बाद अज़ां उन्होंने तमाम मलबा उठाकर सिंध हुकूमत पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है क्योंकि ये नाअहली की मिसाल कायम की गई है। NICVD, NICH या दीगर जिना अस्पताल ये वो अस्पताल हैं जहां पर सिंध हुकूमत बड़ा फख्र महसूस करती है कि ये अस्पताल जो हैं वो उनके मातहत चल रहे हैं। अगर उनमें कोई हादसा रूनुमा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पर आयद होती है। किसी तौर भी आवाम के सामने मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू की मिसाल आप कायम नहीं कर सकते। आवाम को तमाम चीजें पता हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो एक नया विजन लेकर वजीर आजम मेरे प्यारे कप्तान इमरान अहमद खान नियाजी साहब आए और उन्होंने न्यू रियासत मदीना का एक तसव्वुर डाला कि मुझे फलाही रियासत बनाना है। फलाही रियासत तो नहीं बनी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने खुद ही अपने बयान में कह दिया सुकून चाहिए तो कब्रिस्तान का रुख कर लिया जाए क्योंकि कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा सुकून है। उतार चढ़ाव की जिंदगी का नाम ही जिंदगी होता है, वरना सबसे ज्यादा सुकून आवाम को कब्र में ही आएगा। तो बेहतर हो कि 50 लाख घरों की जगह 22 करोड़ कब्रें ताबीर कर दी जाएं तो ज्यादा मामलात अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आवाम वैसे ही पिस चुके हैं, मर चुके हैं, धस चुके हैं। कोई पूछने वाला ही कहां है। सब लोग सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। 2020 को तरक्की का साल कहा जा रहा है, खुशहाली का, इस्तेहकाम का साल कहा जा रहा है, लेकिन मामलात अब भी खराबी की जानिब ही दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे ही 31 दिसंबर को साल 2020 की आतिशबाजी शुरू हुई, फौरन ही हुकूमती सतह पर एक नई फूल झड़ी छोड़ी गई कि फौरी तौर पर आप गैस के प्राइसेस को हाई कर दिया जाए, बिजली के प्राइसेस को हाई कर दिया जाए, पेट्रोल को बढ़ा दिया जाए, जिससे महंगाई का एक नया तूफान साल 2020 के पहले महीने यानी जनवरी के भी पहले हफ्ते के अंदर आवाम पर यह बम मार दिया जाए तो ज्यादा सही हो बनिस्बत इसके कि आवाम इंतजार करें। लोग कहते हैं तब्दीली की बात है, तब्दीली पे इतनी तनकीद क्यों की जाती है? क्योंकि तब्दीली पे तनकीद इसलिए की जाती है कि तमाम लोग बोलते हैं कि 3 साल के बाद आप देखिएगा। लोग पूछते हैं कि भाई 3 साल के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, तो सामने से जवाब आता है कि महंगाई की, बेरोजगारी की, फाकों की और दीगर चीजों की आदत सी पड़ जाएगी। 3 साल के अंदर बेहतरी तो नहीं आने वाली। आज मुस्तफा कमाल साहब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं 2020 को इंतखाबात का साल देख रहा हूं और यही इसी किस्म के बयानात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर आए कि साल 2020 जो है वो इंतखाबात का साल है। और आज राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने असेंबली में अपने तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए अपने ऊपर बनने वाले सबसे संगीन केस मनशियात बरामदगी केस की शफाफ तहकीकात के लिए कुरान पाक सर पर उठाकर कसम खाई और कहा कि बतौर शहरी मेरा यह हक बनता है कि मैं शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दूं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना गुलजार ताज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब मेरे साथ टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। जनाबे वाला, अच्छी चीज हो जाए बिल्कुल खराज तहसीन भी पेश किया जाता है, आप लोग भी उसका तमाम तर क्रेडिट अपने ऊपर लें तो ज्यादा सही है। साइबर नाइफ आप लोगों ने लगाई, सबसे पहले खराज तहसीन पेश करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अली था। लेकिन सर, बच्ची अगर इनक्यूबेटर के ऊपर मर जाएगी, वो भी 5 दिन की बच्ची जिसको पता ही नहीं होगा दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है, सर नाअहली किसकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली भाई शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो मोहम्मद अली भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और हम सब की जानिब से ज़ाहिर है बड़ा दुख और अफसोस है जो कोयटा में धमाका हुआ, उसकी एक काबिल हम मजम्मत करते हैं बिल्कुल, और उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। दूसरी बात, आपने सही फरमाया कि जो बच्ची का मामला है वाकई बड़ा संगीन है और उनके वालिदैन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम सब इज़हार हमदर्दी करते हैं। और जो लोग उस डिपार्टमेंट में ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तहकीकात कमेटी बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग उस गफलत और मुजरिमाना हरकत की है उनको सज़ा दी जाए, और सज़ा उसी को दी जाए जो उसका ज़िम्मेदार है, ना कि किसी दूसरे को दी जाए। तो ये बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, हम कोई भी फ़र्द, एक बच्चा क्या 10 बच्चे जो भी हो, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग वहाँ मौजूद थे उस डिपार्ट में, उन सब से इंक्वायरी होगी और होनी भी चाहिए और होगी। सही। ये ऐसा वाक़या क्यों हुआ, ये काबिल मजम्मत बात है। अच्छा, और ठीक है, खुर्रम शेर ज़मान साहब ने कहा जी हुकूमत सिंध ज़िम्मेदार है। तो जो जिना हॉस्पिटल है ये वापस वफाक में ले गए थे, इन्होंने खुद ही तो कहा खुर्रम पीटीआई के दोस्तों ने कि भाई आप वापस ले लें, हम नहीं चला सकते। अच्छा, तो जब ये अगर खुद ही ये वापस करते हैं, खुद ही ये अपने बयानों से फिरते हैं, देखिए ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं फिर वही बात कहूँगा, इंसानी खिदमत के मामले में हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, वो कोई भी जमात हो। हमें ऑनेस्टली तौर पे आवाम की खिदमत करनी चाहिए। सही। ऑनेस्टली तौर पर आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं बिल्कुल, और उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। राना साहब, वज़ीर आला सिंध साहब फरमाते हैं कि हम अवाम की सियासत करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं। रियासत में कोई एक बंदा भी मारा जाए, रियासत जिम्मेदार होती है। जनाबे वाला, पिछले 1.5 साल का डेटा कल निकल कर आया है सामने। 1,500 से ज़ायद अफराद सिर्फ सिंध में खुदकुशी कर चुके हैं, ठीक है, और 982 बच्चे थर में भूख से मर चुके हैं। सर जिम्मेदार कौन है? बात बहुत अच्छी है। देखिए मोहम्मद अली भाई, बात सही कह रहे हैं आप। ये खुदकुशी बिल्कुल बेरोज़गारी है और इस बेरोज़गारी को हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको दूर करें। सही। इस पे वफाक की भी, सूबे की भी, सबकी जिम्मेदारी है कि इस पे कंट्रोल करें। और मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की है अपने वसाइल के मुताबिक। बहुत से लोगों को, तकरीबन अपने टेनवर्स में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने जॉब्स दी हैं। और बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट के तहत हमने नौजवानों को हुनर भी सिखाया है। तकरीबन 250 ऐसे हुनर हैं जो उनको हमने सिखाया, और 7,000 रुपये वजीफ़ा भी उनको देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर बेरोजगारी की वजह से तो मर्द हजरात ने खुदकुशी की होगी ना, औरतें गांव देहात की कहाँ नौकरियां करती फिरती होंगी सर? औरतों का जो इशू होता है, देखो घरेलू मामलात भी होते हैं। अच्छा, जो खुदकुशी करते हैं उनके घरेलू पेचीदगियां भी होती हैं, तो उनके अपने देखिए थोड़ा सा एक तालीम का भी इशू होता है। अच्छा, फिर बेरोजगारी इसमें फैक्ट है। सही। जब तक घर के अंदर देखें एक शख्स अगर रोजी कमाता है तो 10 लोग होते हैं खाने वाले। तो किसी की अगर वहाँ पे घर में इनकम कम है, गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह उनको भी हौसला दे। 982 बच्चे। देखिए बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल आप सही कह रहे, भूख से बच्चे मर गए तो उससे वालिदैन से तो जुड़े हैं। भूख अफलास तो फिर सभी जगह। देखिए थर में अभी से तो नहीं है ना, अगर इसमें मौजूदा हुकूमत की वजह से अभी बेरोजगारी फैली है, सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, डॉक्टर साहब भी मानते होंगे। लेकिन अगर बेरोजगारी के मामलात ही देख लिए जाएं, क्योंकि वहां तो हालात 1.5 साल से पहले से खराब है ना सर, नून लीग के दौर से वहां पे हालात खराब। देखिए थर के अंदर जी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेहतर हालात हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपना फिगर आप 982 बच्चे मर गए, आप कह रहे हैं बेहतर हालात हैं। मोहम्मद अली भाई जी,
आप बिल्कुल ठीक फिगर दे रहे होंगे, अच्छा। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए थर में आप वहाँ पे तकरीबन ऑल ओवर पहले से बहुत अच्छे हालात हैं। अच्छा। वहाँ के आप रोड, स्कूल, हर चीज़ बहुत बेहतर है। ठीक है, ये भूख अफलास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं होंगी, सही। लेकिन देखिए अब उसके बनस्बत बहुत कम है। हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं वहाँ पर कि ये चीज़ें ख़त्म हों। ये चीज़ें, भूख अफलास जब तक ख़त्म नहीं होगी, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, तो कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। सही। ये कराची हो, पूरा सिंध क्या, पूरा पाकिस्तान हो, जी। जब हमारा मुल्क खुशहाल होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। चलें ठीक है। डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा सर, इनक्यूबेटर पर एक बच्ची मारी जाती है जलकर, सर किसकी गलती हो सकती है? या तो मटेरियल, उस मशीन के जो बनाने में मटेरियल लगा है वो नाकिस था, या फिर ड्यूटी पर कोई मौजूद नहीं था, या फिर के इलेक्ट्रिक के ऊपर इसका सारा मलबा डाला जा सकता है? देखिए इशू ये है कि जो हमारे सिंध के सरकारी अस्पताल हैं जी, जी। ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। अच्छा। यहाँ जो मरीज़ आने वाले होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और सहूलतों का फुकदान है। सही। अब ये इंक्यूबेटर्स का जो मामला है या बच्ची का जो हादसा हुआ है, जी। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ अमल है और ऐसे हादसा नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उन्होंने कमेटी फॉर्म की है, तो मैं अपने तौर पे एज ए पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल्स में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का शोबा होता है, और बायोमेडिकल इंजीनियर्स को चाहिए कि हॉस्पिटल के जितने इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस, पीरियोडिकल चेकअप उसको इंश्योर करें, सही। ताकि इस किस्म के हादसात को की रोकथाम हो सके। और साथ साथ ये देखा जाए कि वो इंक्यूबेटर्स उसकी क्या लाइफ थी, वो अपना टाइम तो नहीं पूरा कर चुका था, या ये कोई शॉर्ट सर्किट का नतीजा था, क्या अवामिल थे, ये तो इंक्वायरी कमेटी ही इसको देख सके। देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह के मुत्तादिद वाकयात हो चुके हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। कोई कुत्ते के काटने से मर जाता है, उस पर कमेटी बनती है, रिजल्ट क्या निकलता है सर? क्योंकि रिजल्ट तो सिंध हुकूमत बनाए कमेटी या वफाकी हुकूमत, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। रिजल्ट देखिए निकलते हैं। अच्छा। बात यह है कि जब मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो उसका अगर इसी तरह से जैसे वो एक बर्निंग सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो उसका फॉलोअप भी लिया जाना चाहिए। सही। तो फिर पता चलेगा रिजल्ट क्या हुआ है, और उसके रिजल्ट के नतीजे में जब हुकूमती सतह पे ये चीज़ें होती हैं तो उस पर बाकायदा एक्शन लिए जाते हैं और जो लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, और फिर उसके साथ साथ मामलात को सही भी किया जाता है कि जैसे और फर्दर बजट इन्हांस किए जाते हैं और फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाती हैं। आप ये देखेंगे ये सिंध हुकूमत ही है कि जहाँ पे जो चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन है वो काम कर रही है, ये इमरजेंसी के शोबे में सिंध के तमाम बड़े शहरों में जो बच्चों के अस्पताल हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बहुत अच्छी चाइल्ड इमरजेंसी और चाइल्ड इंक्यूबेटर्स की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। लेकिन डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों में ही इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? क्या निजी अस्पताल में चेक एंड बैलेंस अच्छा है? देखिए ये वाकयात इस किस्म के तो निजी अस्पतालों में भी हुए हैं। अच्छा। ये उनको आप इससे मिसाल देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, कराची कई अस्पतालों में ऐसे वाकयात हुए हैं, निजी अस्पतालों में भी हुए हैं। लेकिन ये बहुत सारे मामलात हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में भी तरबियत याफ्ता अमले का भी फुकदान है। अच्छा। हमारे पास उस लेवल का ट्रेंड मैन पावर भी मौजूद नहीं है, और वो एक्सपर्टीज भी हम लैक करते हैं कि जिसको हमें उस एक्सपर्टीज को सस्टेन करना चाहिए। ठीक है। हमारे पास ट्रेन नर्सिंग के हैं, ट्रेन पैरामेडिकल के है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बढ़ाएं। ये हमारे पास बहुत कम है। अच्छा। तो ये हॉस्पिटल्स खोल लेना या इदारे बना देना काफ़ी नहीं है। सही। जो हमें ज़रूरत है वो ट्रेन मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें ठीक है। मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कीमती वक्त मुझे इनायत किया जनाबे वाला। गुज़िश्ता रोज़ इमरान अहमद खान नियाजी साहब शायद जज्बात के अंदर कुछ ज़्यादा ही कह गए। उन्होंने कहा कि जिसको सुकून चाहिए वो कब्र में चला जाए या कब्रिस्तान चला जाए। जनाबे वाला, इससे ये तासुर दिया गया कि कल जिस बंदे ने खुदकुशी की है, खुदसूजी की है, खुद को आग लगाई है, उसने दुरुस्त कदम उठाया। और दूसरी बात ये, 50 लाख घर के वादे किए गए थे लेकिन 22 करोड़ कब्रें अब तामीर की जाएंगी। जनाब, मायूसी दीन में हराम है। देखिए, अगर आप मुकाबला हालात के साथ, वक्त के साथ नहीं करेंगे तो दीन उसकी इजाजत ही नहीं देता है। और देखें, खुदकशी इसलिए हराम की गई है। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो साहब बैठे हैं, मुझे पता नहीं कौन साहब बैठे हैं, जो थर की तारीफें कर रहे हैं, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? साहब, मैं अर्ज करूं, पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरा सिंध को थर बना दिया है।
अब ये कहते हैं कि जी ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले देखेंगे तो हमारी सरकारी अस्पतालें उरूज पे थी, सरकारी स्कूल उरूज पे थे। आज जो है ना, जो घर में मासी काम करती है वो भी जो है ना सरकारी अस्पताल से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है और अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जो सूबाई गवर्नमेंट सर्विस ही ऐसी चीजों में देती है, लोकल गवर्नमेंट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जिनमें टोटल फेल्यूर हुआ है। सही। इमरान खान साहब, मैं अर्ज करूं ना, आप कहते हैं कि हम 50 लाख नौकरियां, मेरे भाई जिस कंडीशन में हमें इकोनॉमी मिली, हमने, अल्लाह का शुक्र है, प्राइम मिनिस्टर उसके साथ साथ ये अनाउंस भी कर चुका है और स्टेट बैंक भी अनाउंस कर चुकी है कि इनके रिजर्व से एक आला सतह लेवल पे पहुंच गए हैं और जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो गई है। जब इकोनॉमी स्टेबलाइज होती है तो उसके बाद देखें ना, डिलीवरेंस शुरू होती है, उसका समर। आप एक पौधा लगाएं, उसको कहेंगे जी उसी दिन फल दे दें, तो वो नहीं दे सकता। हमने जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज, सर देख रेख अच्छी होगी 1.5 साल में तो फल दे ही देगा वो। मैं अर्ज करूं ना, इस इकोनॉमी को जब 1.5 साल में कांटे दे सकता है तो फल भी दे ही देगा। भाई मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि हमने स्टेबलाइज किया है और आप इस साल में इंशाल्लाह ताला सस्ताई भी देखेंगे, इस साल आप नौकरियां भी देखेंगे और हम नौकरियां सिर्फ देंगे नहीं देंगे, हमने कहा है कि ऐसा मुल्क में जो है ना इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, ऐसा मुल्क में माहौल बनाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लोकल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाएगा कि नौकरियां पैदा हो जाएंगी। इनकी तरह नहीं है कि ये अपनी गवर्नमेंट में नौकरियां बेचते हैं इसलिए तो ट्रेन लोग नहीं होते हैं, जो उस पे क्वालिफाई नहीं करते हैं, घर बैठे लोगों को। शेख साहब लिख के देने के लिए तैयार हैं आप मुझे? ऐसा होगा जितनी पॉजिटिव बातें आपने की हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। 10 जनवरी 2020 है आज। मैं 10 जनवरी 2021 को इसी प्रोग्राम में आपसे सवाल करूंगा, जनाबे वाला नौकरियां कहाँ हैं, मईशत कैसी है, तो आप जवाब देंगे सर उसका? बिल्कुल देंगे। मैं अर्ज करूं, आज भी हम बैठे हुए थे, मैं अली जैदी साहब के साथ बैठा हुआ था मीटिंग में, और मैं आपको बताऊं कराची में भी हम एक जो है ना एक और जोन शुरू करने जा रहे हैं। पहले ये कराची के जो असल मामलात है, वाटर एंड सीवरेज का मामला है, आपको पता है ट्रांसपोर्ट का मामला है, जिसपे 162 बिलियन तकरीबन रिलीज हो चुके हैं, जो हमने पिछले साल वायदा किया था। रिलीज हो गए सर? 10 को एक्टिव करने जा रहे हैं। मंसूर भाई ब्रेकिंग दे रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। 162 अरब रुपए का जो ऐलान खान साहब ने किया था वो रिलीज कर दिया आपने? ये उसमें से तकरीबन रिलीज हो चुके हैं पीएनडी से, अब फाइनेंस में है और रिलीज होने जा रहे हैं। इसलिए तो आपके फेडरल के ये प्रोजेक्ट प्रोसेस में है ना, प्रोसेस में तो 1.5 साल से नहीं, काफी रिलीज हो चुका है। जो फरवरी में इंशाल्लाह ताला इमरान खान कराची में ही आपके 4-6 प्रोजेक्ट का जो है ना वो इफ्ताह करने जा रहा है मेरे भाई, जो कंप्लीट हुए हैं, और नए प्रोजेक्ट का भी। तो इंशाल्लाह ताला देखें, आप जब माहौल पैदा करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ना अपना एक माहौल देते हैं, जो करप्शन को हमने रोका है और इंडस्ट्रीज को हमने देखा, अभी फैसलाबाद में किया, इस तरह से मुल्क के हर हिस्से में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया जाएगा, जिससे नौकरियां पैदा होगी। हम ऐसे नहीं देंगे कि जैसे इन्होंने दे दी थी कि इतनी नौकरियां दे दी थी सुई गैस में, ऐसी जगह पे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, जिसकी वजह से पीआईए बैठ गया। सुई गैस में बैठने के लिए ऑफिसर को कुर्सी नहीं होती थी, एक कमरे में 10 ऑफिसर बिठाते थे कि हमने नौकरियां दी है। उससे आज देखिए स्टील मिल का क्या हशर है। ठीक है मंसूर भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। महराना गुलजार ताज साहब से जरा इस पे बात कर लूं। सर जी, आप कह रहे हैं हालात बेहतर हैं, मंसूर साहब ने कहा कि जी पूरे सिंध को आप लोगों ने थर बना दिया है। थर की सूरत हाल, थर में सिर्फ एक चीज अच्छी है, वहां की सड़कें, जहां पे मैंने खुद भी ट्रैवल किया सर, सिर्फ सड़कें ही अच्छी हैं, बाकी वहां पे कोई चीज अच्छी नहीं है। आपने पूरे सिंध को थर बना दिया है। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान में 1.5 साल के अंदर इस्तेहकाम नहीं है, 11 साल में सिंध में भी कोई इस्तेहकाम नहीं दिखा सर। शेख साहब सही कह रहे हैं, शेख साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो शेख साहब को ये भी तो बताना चाहिए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत अच्छे हैं?
क्या सिंध पंजाब के अंदर तो इनकी गवर्नमेंटें हैं जी जी। क्या वहाँ पर बहुत अच्छे हालात हैं? ठीक है, हम तो इस बात से डिनाई नहीं करते, हमसे गलतियाँ बिल्कुल हुई होंगी और हम उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम जो काम करने जा रहे हैं जनाबे वाला, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलके साथ ताउन से तमाम कराची की जो सीवरेज लाइनें हैं जी जी वो चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये वज़ीर आला साहब ने गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में इफ्तिदा हुआ, वहाँ पर सही। ऐलान भी किया था और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी करने जा रही है। ठीक है। ये जो इफ्तिदा की बात कर रहे हैं फरवरी में, ये ऑरेंज लाइन बस ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है जी जी। उसका इफ्तिदा की बात फरवरी में हुई थी, लेकिन अगले ही दिन एक अखबार में खबर लगी थी गवर्नर साहब की तरदीद कि ऐसा नहीं होने जा रहा। सही। ये खबर गलत है, हम फरवरी में इसको नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं ये गुजारिश करता चलूँ, झूठ बोलने से काम नहीं चलता। अच्छा। कौम को मतलब मुख्तलिफ हवाले से जो है वो झूठ बोलकर बहकाया जाए, ये दुरुस्त नहीं होता। अच्छा। काम करके दिखाइए। काम आपने 1.5 साल गुजर गया है, आप फिर कहते हैं 3 साल। ठीक है, आपको अल्लाह ने मनसब दिया है, आप खान साहब काम तो कीजिए ना। तो आप कहते हैं जी कब्र में सुकून होगा। ये अच्छा। क्या एक वजीर आजम के जबान से ये बात अच्छी लगती है कि वो अपनी रिया को कहे कि जी मर जाओ कब्र में सुकून होगा? क्या ये मैं नहीं समझता कि वजीर आजम साहब किसी मुल्क के सरबराह ऐसी बात करे अपनी कौम के लिए। सही। तो मैं तो वजीर आजम कम और एक जहनी मरीज ज्यादा कहूंगा। अच्छा। तो कौम से झूठ नहीं बोला जाता। मैं फिर बार बार आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, जी, बिलावल भुट्टो साहब हों, इमरान खान साहब हों, फजलुर रहमान साहब हों, नवाज शरीफ हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसको अपनी कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस तरह के खान साहब बोलते हैं। अच्छा, ये रवायत खान साहब ने डाली कि अपनी कौम से झूठ बोला कि जब ये इख्तदार से बाहर थे तो ये कौम को बड़ी उम्मीदें और बड़े वादे कर रहे थे। आज जब ये इख्तदार इन्होंने संभाला तो आज क्या हुआ? आज ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। तो ये कौम को पता होना चाहिए, क्या खान साहब अनपढ़ आदमी हैं? क्या खान साहब पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या खान साहब के लोग फाइनेंस कमेटी में नहीं थे? क्या खान साहब के लोग असेंबली में पार्लियामान में नहीं थे? सही। तो ये सब चीजें क्या खान साहब को नहीं पता थी? मैं तो गुजारिश ये करता हूं कि आप अमल का वक्त है, खुदारा लड़ाई का वक्त नहीं है। पीपुल्स पार्टी से भी मिले, सबसे मिले, आप हुक्मरान हैं। जी जी, आप सबको साथ लेके चले, मुल्क की तामीर और तरक्की की बात करें, कौम को निशाना ना बनाएं। तो खान साहब की बात से हम इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि वो कौम को जब उनसे डिलीवर नहीं हो पाता, जब उनसे जवाब नहीं बनता, तो वो कौम को लताड़ते हैं। तो क्यों? इस कौम ने क्या बिगाड़ा है? इस कौम ने आपको वोट दिया है, आप इस कौम को निशाना क्यों बनाते हैं? अच्छा, तो इसका मतलब आप डिलीवर नहीं कर सकते खान साहब। आप कहते हैं, डेली प्रोग्राम होते हैं, वो कहते हैं जी हमने ये किया, हमने ये किया। अरे भाई आपने क्या किया? कोई फिगर तो दे दें। आपने तो कोई फिगर ही नहीं दिया। रही 162 अरब की बात, तो जनाब 162 अरब जो हैं अभी तो आपने रिलीज ही नहीं किया कुछ भी। आपके इत्तेहादी रो रहे हैं। आपने इत्तेहादियों को, मैं भी सुन रहा हूं 2-4 दिन से, कि इत्तेहादियों को खुश करने के लिए जी हम आपको गवर्नर दे देते हैं। अच्छा, कि जी फरूक नसीम को हम गवर्नर बना देते हैं, उनको वो एक नया लॉलीपॉप। ये ले दे के फारूक नसीम साहब ही इमरान खान साहब को क्यों नजर आते हैं? कौन से सुरगाब के पड़ लगे में यार बैरिस्टर साहब? गुजारिश कह रहा हूँ। जी जी, देखिए, ये तो इनको पता होगा अच्छा, कि ये क्या है। ठीक है, मैं फिर वही बात करूंगा, ठीक है आप गवर्नर उन्हें बना दीजिए, सही। डिलीवर कब करेंगे? ये कब तक ये तब्दीलियां और ये होती रहेंगी? ये जो आप अपनी काबीना में कचरा लेके बैठे हैं, ये कचरा कब साफ होगा? ये कब मौजिब गुफ्तगू करेंगे? ये जो तनकीद बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? अगर कोई एंकर इनसे सवाल करे तो ये मारते हैं। चले, ये इस पे भी बदमाशी सवाल की बनता है, सियासत, बिल्कुल। ये बदमाशी की सियासत कब खत्म करेंगे? चले ठीक है, डॉक्टर साहब जरा बता दें सर, मामलात किस जानिब हैं? क्योंकि देखें सेहत के मसाइल भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। कराची की अगर मैं बात कर लूं, डेंगू फैलता है, वो बोलते हैं जी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास वैक्सीन नहीं है।
तमाम चीजों को एक मुश्तरका सांचे में ढाल के अगर सवाल कर लिया जाए जनाबे वाला कि भाई इसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो विफाक पे डाल देते हैं, विफाक वाले सिंध पे डाल देते हैं। क्या वजह से? देखिए, ये तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वफाक और सूबे के साथ साथ जो यहाँ के मुखैर हजरात हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब की जिम्मेदारियां बनती हैं। इन सब को इस मुल्क में इदारे बनाने चाहिए और इदारे चलाने चाहिए, वो सेहत के हों, तालीम के हों और हुनरमंद तालीम के हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों। ये जब तक सब लोग अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, देखिए हमारा मुल्क कर्ज़ों पे जिसकी मईशत चलती हो, जो सिक्योरिटी स्टेट हो, उसको आप कैसे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको हर चीज़ एक आइडियलिस्टिक हो, हर चीज़ मिले, हर सहूलत मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले? सही, ये बहुत मुश्किल है। ये नारे के तौर पे तो लगाया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पे ये काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा। तो इसके लिए इसको मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे सिंध में आप देखें कि बहुत सारे समाजी इदारे काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत इदारे बनाए हैं और बहुत इदारे काम कर रहे हैं, ऐसे मुल्की सतह पे भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इनको आगे आना चाहिए, इनको हुकूमतों का साथ देना चाहिए और हुकूमतों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे लोगों को वो इनकरेज करें, इनको एक्नॉलेज करें, इनकी सर्विसेज को, इनको कहे कि हम आपको ये सपोर्ट करते हैं, आप ये इदारा बनाइए। जैसे सिंध गवर्नमेंट है, उसको एजुकेशन में, हेल्थ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उन्होंने की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे सेहत के इदारे चल रहे हैं और बहुत सारे आप देखेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ आप देखेंगे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ऐसी पिक्चर पेंट करें इस मुल्क की, सूबे की, कि बस सब ख़राब है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इसी सूबे में दिल का अस्पताल है, दिल के अस्पताल ने इस सूबे के बहुत सारे अजला में दिल के नए अस्पताल बनाए हैं। सखर को ले लें, आप टंडो मोहम्मद खान को ले लें, आप नवाब शाह को ले लें, खैरपुर, बिल्कुल ठीक है। कारकर्दगी अब दिखाई जा रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मंसूर शेख साहब से जवाब लिया जाएगा। मुख्तलिफ सवालात छोड़े गए हैं, कुछ मेरे जहन में भी हैं, तमाम सवालों के जवाब शेख साहब से बिल्कुल लेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंसूर शेख साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। मंसूर शेख साहब, पहली बात तो ये जनाबे वाला, आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपने तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए शफाफ इंक्वायरी के लिए सर पे कुरान उठा लिया है। मुराद सईद साहब एक बार फिर बहुत ज़्यादा जज्बात के अंदर उन्होंने खिताब किया और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी आप लोग क्या सानेह मॉडल टाउन भूल गए, वहाँ पे लाशें देखी, वहाँ पे एक बच्ची ने सवाल किया कि मेरी माँ ने क्या गुनाह किया था। जनाबे वाला, एक वाकया सानेह साहिवाल भी था जिसमें शहरियार आफरीदी साहब ने खड़े होकर कहा था कि मुझे जान अल्लाह को देनी है, इस्तीफा देना पड़े लेकिन मैं इन लोगों को सजा दिलवा के छोड़ूंगा। जनाबे वाला, वो हाथ में फीडर पकड़े दहशतगर्दों ने क्या गुनाह किया था कि उनके माँ बाप मार दिए गए? देखिए, मैं अर्ज करूं कि जो शहरियार आफरीदी ने वायदा किया था, गवर्नमेंट ने अपना वायदा पूरा किया और उनको जो है ना ऑफिसर्स के खिलाफ FIR दाखिल हुई, गिरफ्तार हुए। अब कोर्ट देखिए आजाद अदलिया है, कोर्ट सबूतों पे चलती है, प्रोसिक्यूशन पे देखती है। अब एक वजीर, प्रोसिक्यूशन किसका काम है सर? देखिए प्रोसिक्यूशन अगेन गवर्नमेंट ने जो प्रोसिक्यूटर किया और अपना, देखिए मैं अर्ज करूं ना जी, कोर्ट देखती है सबूत पे। हमारे पास आया कि जी ये ज्यादती हुई है, पहले अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता था, हमने उनके खिलाफ न सिर्फ FIR का की, गिरफ्तार भी किया और अदालत में पेश किया। अगर आप कहें कि जी वजीर किसी को सजा दिलाएगा, लेकिन ये वजीर का काम नहीं है, वजीर का काम ये नहीं है। हुकूमत का जितना काम था पूरा किया। आजाद अदालत है, इनकी तरह नहीं जो इनकी हुकूमतों में डिक्टेटर। शेख साहब, अदालत के फैसलों का एहतराम करना भी तो आपकी हुकूमत का काम है। जब परवेज मुशर्रफ का फैसला आया तो आपने एहतराम क्यों नहीं कराया, आपने उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जी, मेरी अर्ज ने आज राना सनाल आए, उससे पहले जैसे ही जेल से छूटा है, लगता है कि कुरान शरीफ उसकी जेब में पड़ा हुआ है। ये तरीका नहीं है, ये जाके कोर्टों में मुंह दे, इंक्वायरी कमीशन जरूर बिठाएंगे। सर जी, कोर्टों में मुंह दिया, ANF ने उठाया भी, बाद में बाहर आ गए, क्या बड़ी बात हुई? देखिए मैं अर्ज करूं ना, राना सनाल आए का आप देखें, पंजाब के लोग जिससे पूछे, इवन नवाज लीग वालों से पूछे
चौधरी ब्रादरान से पूछे, जो इसके शेर अली से पूछे चौधरी कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है ना, ये मर्डर्स में इन्वॉल्व रहा है। अब एक क्रिमिनल जो बंदा होता है वो इंसान की लकीर से निकल जाता है, वो कोई भी काम कर सकता है। अब ये जिस इदारे ने पकड़ा है वो उसको कोर्ट में फेस करेगा, वो सबूत देगा। गवर्नमेंट के इशारे पे सदालाय को नहीं पकड़ा गया है, न गवर्नमेंट किसी से सियासी इंतकाम ले रही है और न कोई गवर्नमेंट का इरादा है। इनको कहें जो कुरान शरीफ की जगह वो वहीं रखें, ठीक है ना, आप अपने सबूत करें, अपना केस लड़ें, और जो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बंदा कुछ भी कर सकता है, उसे कोई भी उम्मीद होती है। तो इनको जो है ना, ये जो क्रिमिनल लोग हैं, मंसूर शेख साहब, इंटरप्ट करना पसंद करूंगा कि आपके जो नफीस लोग हैं सर, आपके इत्तेहादी, उनका भी कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है, केसेस अदालतों में चल रहे हैं उन पे, फिर भी आप लोग उनको खुश करने के लिए गवर्नरशिप देने की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अगर हम गवर्नर दे रहे हैं जी तो एक फरोग नसीम साहब, आप बताएं, बड़े कानूनदान है, ठीक है ना, हाँ, इसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल, एक मुझे बताएं एक इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, गवर्नर देखे एक काबिल शख्स को बनाए तो एक खुशी की बात होती है। अभी ये कोई, लेकिन मंसूर शेख साहब, सवाल आपसे बनता है सर कि बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने कौन से सुर्गाब के पड़ लगे हुए हैं, वजीर कानून उनको बनाया जाता है, बाद में आर्मी चीफ का वकील भी उन्हीं को बनाया जाता है, और अब गवर्नर बनाने की बातें भी उन्हीं को दिख रही हैं। मतलब एमकेएम के अंदर और कोई क्रेडिबल बंदा नहीं है। मेरे भाई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वजीर वो बन सकता है, ठीक है ना, जी। पार्लियामेंट का अपर हाउस या नेशनल असेंबली का मेंबर हो, वो बन सकता है। उसने अपनी खुशी से जो कौमी इशू था इस्तीफा दिया। आजकल तो देखे वो वजीरों का हाल रहा है कि कुछ भी हो जाए वजारत नहीं छोड़ते हैं। उसने जब उसके सामने एक कौमी इशू आया तो उसने वजारत को तरजीह नहीं दी, कौमी इशू को तरजीह दी और कामयाबी से वो केस लड़े, ठीक है मेरे भाई। जी। तो उसका जो है, कौमी मफाद ट्रेन हादसे में भी था, शेख रशीद साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। जी, कौमी मफाद तो ट्रेन हादसात में भी था। शेख रशीद साहब माजी में मुतालिबा करते थे, आज खुद उन्होंने जो है वो हटधर्मी दिखाई। उनको ये पता नहीं लगा कि वजारत खारजा में हरीम शाह साहिबा कैसे घुस गई, उनको ये पता लग गया कि ट्रेन के अंदर सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी थी। देख रहे ये जो आपको पता है, एक इंक्वायरी बैठती है और इंक्वायरी रिपोर्ट देती है, जैसे भी आग लगी, जो मिनिस्ट्री देखे ना, रिपोर्ट कहाँ से पेश होगी, या तो ये अपोजिशन वाले। जी, बड़ी फास्ट चल रही है वैसे इंक्वायरी कमेटी। 10 मिनट के अंदर बयान आया था शेख रशीद साहब का। देखिए, वो उस बुनियाद पे आया था कि जो वहां पे लोग विटनेस थे, ठीक है ना, और वहां से सिलेंडर मिला था और वो लोग जो है ना खाना पका रहे थे और अपने उस पे तबलीग पे जा रहे थे। एक ग्रुप था, एक इंडिविजुअल का नहीं था। देखिए, ग्रुप हमेशा इस तरह की चीजें लेके जाता है। उसके बावजूद भी वर्षाव को जो है ना मुआवजा दिया गया, वर्षाव के पास गए हैं और अभी भी अगर वर्षा मुतमईन नहीं है तो अगर कहेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बिठा देंगे। अगर आप वर्षा अगर कोर्ट में जाते हैं और जुडिशियल कमीशन का डिमांड करेंगे तो वो भी बिठाएंगे। देखिए, बात ये है कि अगर मिनिस्टर के किसी ब्लंडर से, मिनिस्टर का कोई ब्लंडर हो, उससे इस्तीफा न दे, वो शर्मिंदगी की बात है। 2 सहाफियों पर तशद्दुद, किसका ब्लेंडर है सर? जी, 2 सहाफियों पर तशद्दुद किसका ब्लेंडर है सर? जी देखिए, तो सहाफी भी किसी की इस तरह से इज्जत, उसने क्या मांगा था? फवाद चौधरी ने कहा जिस वीडियो की आपने बात की है वो लाए ना। अभी आप किसी की इज्जत को शान दे, ये एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। मैं अप्रिशिएट नहीं करता फवाद चौधरी को कि किसी पे हाथ चलाना चाहिए। हाथ चलाना गैर कानूनी काम है, उस पे उसको माजरत करनी चाहिए। उसको ये बनता था कि उसको कोर्ट में ले जाता, ठीक है, उस पर FIR दाखिल कराता
और उससे सबूत मांगता। देखिए, इम्तियाज खान फरहान साहब कराची प्रेस क्लब के उन दिनों सदर थे जब उन पर तशद्दुद किया गया था मंजूर सियाल साहब की जानिब से। मंजूर सियाल एक गैर मारूफ रहनुमा थे, उनको उठा के बाहर फेंक दिया, मान लिया, लेकिन समी इब्राहिम साहब और मुबशिर लुकमान साहब सीनियर एंकर पर्सन्स में शुमार होते हैं, उन पे तशद्दुद किया गया। सर, फवाद चौधरी साहब को कब उठा के फेंकेंगे? शायद पर्ची भारी है, जेब तो इतनी भारी नहीं है उनकी। करूं, आप चेक कर ले जो है ना पीटीआई का रिकॉर्ड, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वलीर के प्रेसिडेंट पीटीआई पे भी हमला कर दिया था, चेक करें मंसूर शेख साहब रिकॉर्ड। पीटीआई पे भी हमला कर दिया था, वो पीटीवी पे, सॉरी पीटीवी पे भी हमला किया था, रिकॉर्ड चेक करें। जी सर। सरकारी इदारों पे भी हमला किया था, रिकॉर्ड चेक करें। पे भाई अभी तक आप रिकॉर्ड में देखें कि उसकी मेंबरशिप सस्पेंड है, कि जब तक वो, और पार्टी ने सिर्फ मेंबरशिप सस्पेंड। ये आप काम करके और डिनाई कर देते हैं, काम करवा के शेख साहब, ये आपका पुराना वतीरा है, काम करवा के डिनाई कर देते हैं। और आप रही सरकार की बात, तो आप इम्प्लीमेंट कब करेंगे? जब परवेज मुशर्रफ का फैसला आया तो इस पे अमल कब करेंगे? आप तो दिफा करने पहुंच गए। खान साहब ने तो कहा था कि जनाबे वाला हम इसको हम परवेज मुशर्रफ को सजा होनी चाहिए। जब कानून कोर्टों ने, अदालतों ने फैसला दिया तो आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप उसके फैसले पे नहीं गए, जवाब देने दो। जी सर, देखें वो केस कोर्ट में है जी। जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ जाएगा तो जो कानूनी, जो हम हुकूमत पाबंद है कि कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन करें, मगर उसको जो है उसका अपील का हक दिया गया है, वही कोर्ट ने दिया है। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तो जो कोर्ट का फैसला होगा उसमें कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे हुकूमत की पाबंदी है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है मंसूर शेख साहब, मैं रोकूंगा यहाँ पे आपको। राना गुलजार ताज साहब से मैं जवाब लेना चाहूंगा। जी राना साहब, बताइएगा। देखिए शेख साहब, गुजारिश ये है कि जो शेख रशीद साहब जो इतनी बातें कर रहे थे, कल इमरान खान भी इन्हीं के साथ थे और बल्कि आज भी हैं, तो इमरान खान कहा करते थे कि रेलवे में जब हादसा होता है तो रेलवे का मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। तो यहाँ तो रिजाइन नहीं हो रहा। कोई भी अगर इवन ऐसा काम होता था जिससे पब्लिक को तकलीफ होती थी तो इमरान खान कहते थे कि मैं कौम से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। यानी कि क्या आपके कायद कौम से झूठ ही बोलते रहे? क्या कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे? और आज अगर अल्लाह ताला ने उनको मनसब दिया तो आज वो कौम को कहते हैं कि जी मर जाओ, कब्र में जाओ। क्या ये एक अच्छा लफ्ज़ है? क्या किसी मुल्क के सरबराह को अपनी आवाम के लिए ऐसी बात करनी चाहिए किसी महज़िब माशरे में? ये आप मुझे बताइए इस कौम को कि इस कौम का ये कसूर है कि आपको वोट दिया, आपको इलेक्ट किया और आप लोग आज उनको मुख्तलिफ लक़ाबात से नवाज रहे हैं। क्या ये अच्छा अमल है इस कौम के लिए? मंसूर शेख साहब, मैं शॉर्टली चाहूंगा कि आप इस पे जवाब दे दें, फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। मैं अर्ज करूं, देखिए अब मैंने वो नहीं सुना क्योंकि मैं मीटिंग में था, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है, तो हम उनके साथ नेगोशिएशन में बैठे हुए थे फेडरल मिनिस्टर के साथ। अली जैदी साहब हमारे, अली जैदी ने कुछ पैसे दिए आपको 20 करोड़ में से? मैं आ रहा हूं जी। अर्ज करूं, जी सर बोलिए। देखिए पूरा प्राइम मिनिस्टर का जुमला क्या था, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी? आप तो ऐसे होते हैं कि जी जैसे ऐसे मिसाल दे रहे हैं कि नमाज पढ़ना जायज नहीं है या नमाज पढ़ना जो है ना, नमाज नहीं पढ़ सकते। उसको आगे जुमले को जब बुलाते नहीं है कि जब आप नशे के हालत में हो। तो मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर का मकसद तो समझे कि जो है ना, कब्र में तो नेक लोगों को सुकून मिलता है, किसी को खुदकशी करने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा है क्योंकि खुदकशी हराम है। तो आप पूरे जुमले को सुने, मैंने नहीं सुना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब सर जी जुमला सुना नहीं, लेकिन मकसद आपको पता लग गया। बहुत शुक्रिया। मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, क्या मामला चलते रहेंगे, आवाम किसकी जानिब देखेंगे? देखिए, आवाम को चाहिए कि कोई सिंसियर लीडरशिप, डेडिकेटेड लीडरशिप जो उनसे झूठ ना बोले, उनके मसाइल को हल करे और उनको झूठे ख्वाब ना दिखाए और उनके जो मामलात है ख़ास करके बेरोज़गारी के, महंगाई के, ये जो आम गरीब आदमी, गरीब तबका होता है, उसके घर का जो राशन है उसको आटा, चावल, दाल, चीनी चाहिए होती है। सही।
अगर उसको रोज़ बरोज़ यही महंगा मिलेगा, पेट्रोल रोज़ महंगा मिलेगा, आप कितने कुछ कर लें यूटिलिटी स्टोर पे, कितने लोग जा सकेंगे, आपके कितने लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे। आपको ऐसे मामला, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जो आपका निचले दर्जे का तबका है, गरीब लोग हैं, उनको सहूलतें मिलें। वो बार बार ये ऐलानात ना करें, महंगाई का रोज़ राग ना अलापें, बल्कि उनको आपको रिलीफ देना चाहिए। ऐसे पॉलिसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानान का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात एक बार फिर वहीं आकर रुक जाएंगे कि शायद मुल्क में, सूबे में, शहर में बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।